कहानी की शुरुआत में हम ड्रासा नाम की एक शार्प शूटर को देखते हैं जो पिछले कई घंटों से एक टनल में छुपी हुई है। दरअसल वो यहाँ अपने शिकार का इंतजार कर रही होती है। ड्रासा को पास के एयरपोर्ट पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मारने का टास्क दिया गया था। कुछ ही देर बाद रनवे पर एक प्लेन लैंड करता है। ड्रासा को जैसे ही अपना शिकार नजर आया, उसने उसे कई किलोमीटर दूर से एक ही शॉट में मार दिया। यहाँ तक कि वहाँ पर मौजूद गार्ड्स को पता ही नहीं चलता कि गोली किसने और कहाँ से चलाई। मिशन कंप्लीट करने के बाद ड्रासा अपनी माँ की कब्र पर जाती है जहाँ उसका फादर पहले से ही मौजूद होता है। यहाँ हमें ड्रासा के बारे में एक और बात मालूम होती है कि जब भी वो किसी को अपनी राइफल से मारती है तो इस बुलेट के कवर को अपने पास रख लेती है और फिर इन बुलेट कवर्स को अपने फादर को सौंप देती है। एक्चुअली ड्रासा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी, यानी वो पैसों के लिए लोगों को मारा करती थी और अब तक कई लोगों को मार चुकी थी। उसे लोगों को मारना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब ये काम उसका पेशा बन चुका था। इसलिए ड्रासा इन बुलेट्स के कवर्स को अपने फादर को पकड़ा देती, जिससे उसका दुख थोड़ा कम हो जाता था। ड्रासा अपने फादर को बताती है कि मुझे एक और नया प्रोजेक्ट मिला है जो पूरे 1 साल तक चलेगा। शायद इस दौरान मैं आपसे मिल भी नहीं पाऊंगी। जिस पर ड्रासा के फादर जवाब देते हैं, तुम हर साल आती हो और मुझे कुछ गोलियों के कवर्स पकड़ाती हो, मगर अगले साल शायद ऐसा नहीं होगा। मेरा कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है। मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा और अगर आने वाले दिनों में मेरी बहुत वाक़या नहीं हुई तो मैं खुद से 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा, क्योंकि अब मेरे पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं बची। तुम्हारी माँ भी मर चुकी है और तुम भी अपने काम की वजह से साल में 1-2 बार ही मिलने आती हो। इसलिए हो सकता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। ये सुनकर ड्रासा की आंखें भर आईं। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इस कहानी के दूसरे मेन किरदार लवाई को। लवाई की ज़िंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। उसे अक्सर भयानक ख्वाब आते थे और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाती थी। एक रात जब उसकी आंख बुरे ख्वाब की वजह से खुलती है तो लवाई अपने घर से बाहर निकलकर समंदर के किनारे चला जाता है, जहाँ पर उसे थोड़ा बेहतर महसूस होता है और वो अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है। तभी लवाई को अचानक उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में उसे एक एड्रेस दिया गया होता है जहाँ उसे जल्द अज जल्द पहुँचने का कहा गया होता है। लवाई बिना वक्त ज़ाया किए एक मिलिट्री बेस पर पहुँचता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक लेडी ऑफिसर से जिसका नाम बारतो है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि लवाई कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक आर्मी ऑफिसर था, लेकिन अब रिटायर हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक खतरनाक स्नाइपर भी रह चुका था। लेकिन अब तक 200 से भी ज़्यादा लोगों को स्नाइपिंग से मार चुका है। बारतो लवाई से कहती है, मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे स्नाइपर हो और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन मिशन पर भेजने से पहले बारतो लवाई से एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछती है। अगर तुम इस मिशन पर गए तो क्या तुम्हें याद करने वाला पीछे कोई है? ये बात सुनकर लवाई को कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर वो जवाब देता है, नहीं, मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं बचा। ये सुनकर वो लेडी लवाई से कहती है, तुम तैयारी कर लो, कुछ घंटे बाद तुम्हें इस मिशन पर भेजा जाएगा और वहाँ तुम्हें 1 साल के लिए रहना है। जिसके बाद लवाई को बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक एरोप्लेन में पाता है। लवाई कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और इसे किस तरह का मिशन सौंपा गया है। इसलिए लवाई वहाँ पर मौजूद एक सोल्जर से पूछता है, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? लेकिन वो सोल्जर लवाई की इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है, अपनी वॉच हमें दे दो और बाकी चीज़ें हमें दे दो। ये सब तुम्हें वापस तब मिलेगा जब तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो सोल्जर उसे बताता है, अब तुम्हारा प्लेन से उतरने का वक्त आ चुका है। कुछ ही मिनटों में हम नो फ्लाइंग जोन एरिया में एंट्री करने वाले हैं। यहाँ से आगे जाने की हमें परमिशन नहीं है। बस सिर्फ इतना बताता है कि नीचे उतरने के बाद तुम्हें अकेले 32 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पैदल जाना होगा, तब तुम अपनी मिशन वाली जगह पर पहुंच जाओगे। लेकिन लवाई के दिमाग में अब भी एक ही बात चल रही थी। वो फिर से उस सोल्जर से पूछता है, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? उस पर सोल्जर जवाब देता है, मुझे इस सवाल का जवाब देने की परमिशन नहीं है। मेरी वर्दी में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है। अगर मैंने तुम्हें उस जगह के बारे में बताया तो मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है या फिर मारा भी जा सकता है। ये बात सुनकर लवाई के गले में सांसें अटक जाती हैं। उसके बाद उसे एक पैराशूट दिया जाता है और प्लेन का दरवाज़ा खुलते ही लवाई कूद जाता है और सेफली लैंडिंग करता है। लेकिन असली गेम तो अब शुरू होती है। 32 किलोमीटर की दूरी उसे पैदल तय करना थी। लवाई को पैदल चलते चलते 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिनों का लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि ये एक बहुत ही सुनसान इलाका है जहाँ इंसान तो दूर, परिंदे भी दिखाई नहीं देते। तभी उसकी मुलाकात
जीडी नाम के एक आदमी से होती है। जीडी 1 साल तक यहाँ मिशन पर था, अब उसकी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए लवाई उसकी जगह संभालेगा। जीडी लवाई को एक वॉच टावर की तरफ ले जाता है। टावर के टॉप पर पहुंचने के बाद लवाई को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ क्या काम करना है। यही सवाल जब वो जीडी से पूछता है तो जीडी जवाब देता है, यहाँ एक बहुत ही गहरी खाई है जिसे खड्ड का नाम दिया गया है। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस और गहरी खाई है जिसके बॉटम तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। इसकी पहरेदारी करनी है। इसके बाद वो लवाई को यहाँ के स्ट्रिक्ट रूल्स बताता है। वो कहता है तुम यहाँ से बाहर महीने में सिर्फ एक बार ही हेडक्वार्टर फ़ोन कर सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर की दुनिया से जुड़ने की उम्मीद मत रखना। ये टावर जिसे हम वेस्ट टावर कहते हैं, इसके ठीक सामने ईस्ट टावर है, वो रशिया का है। वहाँ भी एक गार्ड अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन तुम दोनों के बीच कोई भी कांटेक्ट अलाउड नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना है और आने वाले खतरे के लिए हर वक्त तैयार रहना है, क्योंकि यहाँ तुम पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। यहाँ ऑटोमेटिक गन्स और नीचे ढेर सारे लैंड माइन्स लगे हुए हैं। अगर ऑटोमेटिक गन्स में गोलियां ख़त्म हो जाएं तो उसे हमेशा रीलोड करके रखना, क्योंकि हमले के दौरान ऑटोमेटिक गन्स तुम्हारे बहुत काम आएगी। और आखिरी बात, अगर तुम्हें कभी भी यहाँ तेज़ सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगे तो तुम बिना सोचे समझे यहाँ से भाग जाना। जीडी कहता है मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों कहा गया है, लेकिन मुझे पहले ड्यूटी वर्कर ने यही बताया था जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यूं उसकी सारी बातें अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेता है, पर उसका सवाल एक ही था। वो पूछता है आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी लगाई गई है। तभी जीडी एक ग्रेनेड निकालता है और उस ग्रेनेड को उस गहरी खाई में फेंक देता है। ग्रेनेड जैसे ही खाई की गहराइयों में धमाका करता है, वहाँ से एक अजीब भयानक आवाज़ गूंजने लगती है। वो आवाज़ किसी इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो किसी ऐसी चीज़ की थी जो अंधेरे में छुपी हुई थी। जीडी लवाई की तरफ देखता है और कहता है ये आवाज़ जो तुम सुन रहे हो ये उन क्रिएचर्स की है जिन्हें हम होलोमैन कहते हैं। ये क्रिएचर्स उस घड़े के अंदर रहते हैं और तुम्हारी यहाँ पर ड्यूटी ये है कि उस घड़े के अंदर से किसी भी क्रिएचर्स को बाहर निकलने नहीं देना। और वो मज़ीद बताता है कि कहा जाता है कि 1940 में यूएस आर्मी के 2400 आर्मी सोल्जर्स को इस खड्डे के अंदर भेजा गया था ताकि ये सोल्जर्स इस खड्डे के अंदर मौजूद सभी क्रिएचर्स को ख़त्म कर सकें, लेकिन आज तक इनमें से एक भी जिंदा सोल्जर्स वापस नहीं आ सका। और अब जेडी लवाई को पूरी इन्फॉर्मेशन और एक एक चीज़ का बताकर घर वापस जाने की तैयारी करने लगा था, क्योंकि उसने यहाँ 1 साल की ड्यूटी पूरी कर ली थी। अब लवाई को यहाँ 1 साल तक ड्यूटी करना थी। वो उसे अलविदा कहकर यहाँ से निकल पड़ता है। वो बहुत खुश था क्योंकि 1 साल बाद वो घर जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जेडी जैसे ही स्मोक करता है तब एक हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आता है। वो हेलीकॉप्टर उसके लिए रस्सी नीचे फेंकता है और जेडी उस रस्सी के ज़रिए ऊपर हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगता है। वो हेलीकॉप्टर उसके लिए लेने आया था। हेलीकॉप्टर में बैठा एक सोल्जर पहले जेडी की आइडेंटिटी कंफर्म करता है। जेडी जब उसे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देता है तो हेलीकॉप्टर में बैठा वो सोल्जर पहले जेडी को शूट करता है और उसके बाद उसकी रस्सी काटकर उसे नीचे गिरा देता है। इससे एक बात तो साफ हो चुकी थी कि जो भी इस जगह पर ड्यूटी के लिए आता है वो यहाँ से कभी जिंदा लौट कर नहीं जाता। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लवाई अपने काम को निभा रहा होता है। सबसे पहले वो यहाँ की कुछ रिपोर्ट्स चेक करता है और जिन ऑटोमेटिक गन्स में गोलियाँ ख़त्म होती हैं उन्हें रीलोड करता है। इसी तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर 1 महीना भी पूरा हो जाता है। लवाई को ये जगह बोरिंग फील होने लगती है। वो सोचता है कि क्या 1 साल तक यहाँ बस अकेले ही रहना होगा, ना किसी से बातचीत और ना ही कोई इंटरटेनमेंट। इसीलिए टाइम पास करने के लिए वो अलमारी में रखी किताबें पढ़ने का सोचता है। जब वो अलमारी में किताबें निकालता है तो उसकी नज़र अलमारी के पीछे की दीवार पर पड़ती है। उस दीवार पर कुछ नोट्स लिखे हुए होते हैं जो उससे पहले ड्यूटी पर मौजूद सोल्जर्स ने लिखे थे। हर नोट में डर, अकेलापन और हॉलोमैन के ख़तरों का जिक्र था। एक दिन लवाई को वेस्ट टोर से मशीन चलने की आवाज़ आती है। लवाई जल्दी से अपने टेलीस्कोप से दूर से ईस्ट टावर को देखने की कोशिश करता है और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ड्रासा होती है, जिसको उसकी अच्छी स्नाइपिंग की वजह से उस टावर पर ड्यूटी दी गई थी। ड्रासा की खूबसूरती देखते ही लवाई की नज़रें उस पर जम जाती हैं, लेकिन लवाई उससे बात नहीं कर पाता क्योंकि ऐसा करना रूल्स की खिलाफ वर्जी थी। और ड्रासा को भी वेस्ट टावर में
बैठे लवाई के बारे में पता चल चुका था। अब इसी तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं और ये दोनों सोचते हैं कि क्या हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए या नहीं। कुछ दिन बाद ड्रासा का बर्थडे आता है। तन्हाई में गिरी हुई ड्रासा को लगता है कि उसे किसी से बात करनी चाहिए। वो लवाई से बात करने की कोशिश करती है और एक व्हाइट बोर्ड के ज़रिए लवाई से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर लवाई को रूल्स याद आते हैं और बुलंद आवाज़ में बोलता है कि नाम बताना अलाउड नहीं है। लेकिन ड्रासा मुस्कुराते हुए फ़ौरन से अपना नाम बताती है, मेरा नाम ड्रासा है। लवाई भी ज़्यादा ना सोचते हुए अपना नाम बता देता है। ड्रासा बताती है कि आज मेरा बर्थडे है और ड्रासा अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए डांस करने लगती है। ड्रासा लवाई से पूछती है, क्या तुम्हें डांस करना आता है? लवाई बताता है, नहीं, मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता। जिस पर ड्रासा पूछती है, तो फिर तुम्हें क्या आता है? लवाई बोलता है कि मुझे थोड़ी सी शूटिंग आती है। इस पर ड्रासा इसकी शूटिंग स्किल्स चेक करने के लिए अपने टावर पर एक छोटी सी बोतल इसके सामने रख देती है और लवाई अपने टारगेट को निशाने पर रखते हुए एक ही गोली में इस बोतल को उड़ा देता है। अब ड्रासा भी पीछे रहने वाली नहीं थी। वो भी अपनी शूटिंग स्किल्स को दिखाते हुए लवाई के टावर में रखी एक छोटी सी बोतल को बिल्कुल परफेक्ट शूट कर लेती है, जिससे लवाई को एक बात का तो पता चल जाता है कि ड्रासा कोई आम लड़की नहीं बल्कि वो एक ख़तरनाक स्नाइपर है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की बातचीत आगे बढ़ने लगती है। ड्रासा और लवाई एक दूसरे को समझने लगते हैं। लेकिन तभी जब ये दोनों बातचीत में मसरूफ़ होते हैं, ड्रासा की नज़र अचानक नीचे घड़े की तरफ जाती है। वो देखती है कि नीचे से कुछ भयानक क्रीचर यानी होलोमैन तेज़ी से वेस्ट टावर की तरफ चढ़ रहे होते हैं। वो जल्दी से लवाई को अलर्ट करती है, नीचे देखो, तुम्हारी तरफ कुछ क्रिएचर्स बढ़ रहे हैं। लवाई जैसे ही नीचे देखता है, इसकी आंखें चौंक जाती हैं। नीचे सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि हज़ारों क्रिएचर्स ऊपर की जानब बढ़ रहे होते हैं। वो बिना वक्त ज़ाया किए अपनी इस राइफ़ल को उठाता है और एक एक करके क्रिएचर्स को शूट करने लगता है। लेकिन क्रिएचर्स की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि लवाई उन्हें अकेले संभाल नहीं पाता, इसलिए ड्रासा भी अपनी मशीन गन से गोलियां बरसाने लगती है। अब वो वेस्ट और यानी ड्रासा की तरफ भी क्रिएचर्स बढ़ने लगते हैं। ये दोनों अपनी अपनी साइड से क्रिएचर्स को मारने लगते हैं। लेकिन तभी लवाई देखता है कि एक क्रिएचर ऊपर ड्रासा के टावर तक पहुंच चुका है और वो क्रिएचर जैसे ही ड्रासा पर हमला करने वाला होता है, तो लवाई इस टावर से अपनी ज़बरदस्त स्नाइपिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए इस क्रिएचर को मार गिराता है। अब लवाई और ड्रासा दोनों को एहसास हो चुका है कि इस खतरनाक जगह में अगर ज़िंदा रहना है तो उन्हें मिलकर लड़ना होगा। सब कुछ संभालने के बाद ड्रासा बताती है, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था। अगली सुबह लवाई नीचे लगी लैंड माइंस को ठीक करता है और ऑटोमेटिक गन को रिलोड करता है। तभी अचानक खाई के अंदर से एक ड्रोन निकलता है। वो ड्रोन कुछ सेकंड्स तक लवाई की तरफ देखता है। ड्रोन अजीब तरीके से स्कैन कर रहा होता है। ये देखकर लवाई हैरान रह जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये ड्रोन क्यों और किसके लिए भेजा गया था। इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर महीनों पे महीने इन दोनों की आपस में दोस्ती होने के बाद अब इनके दिन अच्छे गुजर रहे थे। अब इन्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होता था और एक दिन ड्रासा बहुत ज़्यादा सैड होती है क्योंकि आज 12 तारीख है और इससे याद आता है कि अगर कैंसर की वजह से इसके वालिद की डेथ नहीं भी हुई तो कुछ दिनों में 14th को वो अपने आप को खुद ही मार लेगा। और ड्रासा बोर्ड पर लिख कर लवाई को बताती है, आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। अगर आज मेरे पास कोई होता तो बहुत अच्छा होता। लवाई को भी पहले दिन से ही ड्रासा से मिलने का दिल था। आज वो खुद को रोक नहीं पाता। वो ड्रासा के पास जाने का प्लान बना लेता है। एक रॉकेट लॉन्चर के ज़रिए ईस्ट तक पहुंचने का जुगाड़ कर लेता है। अगली सुबह को रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके एक मजबूत रस्सी को ड्रासा की तरफ फेंकता है, जिसके बाद ड्रासा टावर के बाहर आती है और रस्सी को मजबूती से एक दरख्त के साथ बांध देती है ताकि लवाई रस्सी के जरिए लटक कर इस टावर तक पहुंच जाए। लवाई बगैर देर किए इस रस्सी के सहारे इस टावर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, ढलान ख़त्म हो जाती है और उसे अपने हाथों के सहारे ही जोर लगाते हुए दूसरी तरफ पहुंचना पड़ता है। ड्रासा इसे वेलकम करती है और कहती है, तुम से बहुत गंदी पसीने की बू आ रही है, इसलिए पहले तुम बात ले लो फिर तुमसे मिलूंगी। लवाई को ये सुनकर हंसी आती है और वह सर हिलाकर आगे बढ़ जाता है। ड्रासा यहाँ पर शरारत करते हुए इसके कपड़े उठाकर छुपा लेती है और सीसीटीवी कैमरा के जरिए लवाई को देख रही होती है, जो टावर में मौजूद शावर में नहा रहा होता है। इसके बाद लवाई और ड्रासा एक साथ बैठकर काफ़ी देर तक बातें करते हैं। ड्रासा इसे अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, सिर्फ मेरे फादर जिंदा बचे थे, पर कल के दिन उन्होंने भी खुद को मार लिया होगा। यहाँ लवाई भी ड्रासा को रात में आने वाले भयानक ख्वाब और अपने
इन दोनों के किस्से सुनाता है। जब वो यूएस आर्मी में था, इस तरह बातें करते करते रात हो जाती है। ड्रासा यहाँ एक सॉफ्ट म्यूज़िक लगा लेती है। ये दोनों म्यूज़िक पर डांस करने लगते हैं। इसी डांस के दौरान वो एक दूसरे के करीब आने लगती हैं और इनके बीच रोमांस होने लगता है। कुछ देर बाद लवाई ड्रासा की तरफ देखकर एक मुस्कान के साथ कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी लिखी है, जब हम यहाँ से निकलेंगे तब मैं तुम्हें वो शायरी दूंगा। अगले दिन लवाई को वापस अपने वेस्ट टावर की तरफ लौटना था। ड्रासा को अलविदा कहता है और रस्सी के सहारे वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ड्रासा भी इसे जाते हुए देखती रहती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ क्रिएचर्स टावर की तरफ चढ़ रहे होते हैं, जिनमें से एक क्रिएचर वहां लगे लैंडमाइन से टकरा जाता है और एक ज़ोरदार धमाका होता है। लैंडमाइन के फटने से जो इसके लोहे के पार्ट्स हवा में उड़ते हैं, उनमें से एक पार्ट लवाई की रस्सी से टकरा जाता है, जिससे रस्सी टूट जाती है और वो तेज़ी से इस खाई में गिर जाता है। लवाई को गिरते हुए देखकर ड्रासा भी बिना सोचे समझे तेज़ी से अपना पैराशूट उठाकर खाई में छलांग लगा लेती है। खाई की गहराई में गिरने के बाद ड्रासा पानी की तेज़ बहाव वाली नदी में बहने लगती है। वो किसी तरह नदी से बाहर निकलकर किनारे तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ लवाई की किस्मत अच्छी होती है कि वो एक बड़े दरख्त के ऊपर लटक जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसे जख्म तो ज़रूर आते हैं, लेकिन वो मरता नहीं, बच जाता है। जैसे ही इसकी आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि एक बड़ा कीड़ा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त दरख्त की लकड़ी टूट जाती है और लवाई नीचे दरख्त की जड़ों पर गिर जाता है। नीचे गिरते ही दरख्त की जड़ें उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगती हैं, लवाई को जकड़ लेती हैं। इससे पहले कि जड़ें लवाई को मार देती, ड्रासा पहुंच जाती है और जल्दी से चाकू निकालकर इन जड़ों को काट देती है, जिससे लवाई आज़ाद हो जाता है। इसके बाद लवाई और ड्रासा चारों तरफ देखने लगते हैं। हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल छाया हुआ होता है। तभी अचानक दरख्तों की ओर से कुछ क्रिएचर्स निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ इनके बीच एक बड़ी फाइट होने लगती है। लवाई अपनी बंदूक संभालता है और पहली गोली सीधे क्रिएचर्स के सर में मारता है। इसके बाद दोनों ने मिलकर क्रिएचर्स को ख़त्म कर दिया। यहाँ लवाई की नज़र क्रिएचर्स की डेड बॉडी पर पड़ती है तो वो देखता है कि क्रिएचर्स ने वही आर्मी वर्दी पहन रखी थी जो किसी ज़माने में यूएस सोल्जर्स की होती थी। ये देखकर लवाई के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उसे जीडी की वो बातें याद आती जब उसने बताया था कि 1940 में 2400 सोल्जर्स की एक बड़े ग्रुप को इस खाई में भेजा गया था और सोल्जर्स कभी वापस नहीं लौटे थे। इसके बाद लवाई और ड्रासा एक अजीब भयानक सी जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ का मंजर आसेब ज़दा था। हर तरफ इंसानों की लाशें पड़ी हुई थी, गले सड़े बदन थे और सबसे अजीब बात यह थी कि इन जिस्मों के अंदर से पौधे उगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानलेवा वायरस इस जगह को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। तभी अचानक दरख्तों के बीच से कुछ हलचल शुरू होती है। लवाई और ड्रासा समझ जाते हैं कि क्रिएचर्स एक बार फिर इनके पीछे हैं। डर के मारे ये दोनों तेज़ी से भागने लगते हैं और एक टूटी फूटी चर्च में घुस जाते हैं। दरवाज़ा बंद करके जैसे ही सामने देखते हैं तो एक अजीब नज़ारा होता है। हर तरफ इंसानों की लाशें पड़ी हैं। इनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खुद अपनी जान ले ली हो ताकि इस वायरस से बच सके। अचानक एक बड़ी मकड़ी ड्रासा के ऊपर कूद पड़ती है और ढेर सारी और भी मकड़ियाँ निकल आती हैं। ये मकड़ियाँ साइज़ में काफ़ी बड़ी होती हैं। जैसे ही मकड़ियाँ इन पर हमला करती हैं, लवाई और ड्रासा मिलकर उन्हें ख़त्म कर देते हैं। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर इस चर्च से बाहर निकल आते हैं। तभी लवाई की नज़र सामने पहाड़ में बनी एक पुरानी सुरंग पर पड़ती है। वो दोनों फ़ौरन इस रंग के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता लगता है कि असल में ये एक पुरानी लैब है। यहाँ पर जंग लगी हुई मशीनें और शीशा टूटा हुआ पड़ा होता है। लवाई को एक पुराना डीवीडी कैसेट मिलता है। लवाई डीवीडी को प्ले करता है और स्क्रीन पर एक लड़की नज़र आती है। लड़की कह रही होती है कि हम लोग यहाँ एक सीक्रेट केमिकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हमारे साथ सैकड़ों साइंटिस्ट थे और एक दिन यहाँ जल्जला आ गया। जल्जले के तेज़ झटकों से केमिकल लीक हो गया। जहरीला केमिकल हवा में मिलने लगा। कुछ ही घंटों में लोग वायरस से इन्फेक्ट होने लगे। वहाँ लड़की अपना पेट दिखाते हुए बताती है कि मैं भी इन्फेक्टेड हो गई हूँ। हालांकि हमने मिलिट्री को सब कुछ बताया था और हमने उनसे कहा था कि इस पूरे इलाके को बमबारी करके तबाह कर दिया जाए ताकि इन्फेक्शन और ना फैल सके, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। और इस वीडियो के देखने के बाद लवाई को वहाँ एक नए ज़माने का कंप्यूटर भी मिलता है। लवाई को समझ नहीं आता कि इस जगह में आज के दौर का कंप्यूटर कैसे है। लवाई उसे ऑन करता है और इस कंप्यूटर में मौजूद इन्फॉर्मेशन को देखकर एकदम सुन रह जाता है। उसे डार्क लीक नाम की एक कंपनी के बारे में पता चलता है जो केमिकल बनाने का काम करती है। ये कंपनी यहाँ से इन्फेक्टेड लोगों के सैंपल्स इकट्ठा करके अपनी कंट्री के सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स में कन्वर्ट करने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। यही वजह है कि कोई भी मुल्क इस जगह को मिटाना नहीं चाहता था। इसके अलावा लवाई को ये भी पता चलता है कि ये जो खाई है यहाँ पर बहुत बड़ा असलहा है जिसके एक्टिव होने पर जब वो फटेगा तो 4.2 किलोमीटर की लंबाई में सब कुछ ख़त्म कर देगा।
लवाई और ड्रासा ये सारा कुछ समझ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जिस लेडी बार्तो ने उन्हें यहाँ भेजा था वही इस जगह का गलत इस्तेमाल कर रही है, और इस जगह को सीक्रेट रखने के लिए तो हमेशा ऐसे लोगों को ही यहाँ पर ड्यूटी के लिए भेजा जाता था जिनको कोई पूछने वाला ना हो। और इन इंसानों को यहाँ 1 साल ड्यूटी करने के बाद मार दिया जाता है, जिस तरह से जीडी को मार दिया गया था ताकि वो बाहर आकर दुनिया को इस जगह के बारे में ना बता सके। ये सब जानने के बाद जैसे ही ये दोनों वहाँ से निकलते हैं, तभी एक घुड़सवार क्रिएचर ड्रासा को रस्सी से जकड़कर अपने साथ ले जाता है। लवाई ड्रासा की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन उसे ड्रासा कहीं भी दिखाई नहीं देती। लवाई एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां एक बड़ा असलहा रखा हुआ था। ये वही असलहा था जिसके बारे में डार्क लीग कंपनी की कंप्यूटर से लवाई को मालूमात मिली थी। लवाई को सब कुछ समझ आ चुका था कि अगर सायरन की आवाज़ सुनाई दे तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना चाहिए। दरअसल इस असलहे की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ ड्रासा अब इस क्रिएचर के कब्जे में थी। ड्रासा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेती है। आज़ाद होते ही ड्रासा और क्रिएचर के बीच फाइट छिड़ जाती है। लवाई भी ड्रासा को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है और वो भी फ़ौरन क्रिएचर पर हमला करके क्रिएचर के मार देते हैं और ये दोनों मिलकर इसे आग लगाकर जला देते हैं। और अब बारी आती है इन लोगों की यहाँ से निकलने की, मगर आगे का मरहला और भी ज़्यादा मुश्किल था। जैसे ही लवाई और ड्रासा आगे बढ़ते हैं, सामने ख़तरनाक इलाका आता है जहाँ से निकलना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। यहाँ इंसान और दरख्त आपस में बुरी तरह से जुड़े हुए थे, जैसे कि वो किसी ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट का नतीजा हों। खैर, ये लोग हर कदम को संभाल कर रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी ड्रासा का पैर फिसल जाता है, जिससे ये पौधे एक्टिवेट हो जाते हैं और ड्रासा को जकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ लवाई हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से ड्रासा को छुड़ा लेता है। वो बम का इस्तेमाल करके वहाँ के पूरे प्लांट सिस्टम को उड़ा देता है। लवाई ड्रासा को लेकर वहाँ से बाहर निकल आता है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद इन्हें एक गैराज नज़र आता है जहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है। ये दोनों जल्दी से इस गाड़ी में बैठ जाते हैं और इस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं। आखिरकार कुछ दूर सफ़र तय करने के बाद उन्हें एक रस्सी नज़र आती है जो ऊपर वॉच टावर तक जाती थी, लेकिन अब वो क्रिएचर्स भी इनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुके थे। अब यहाँ रस्सी को हाथों से पकड़कर ये लोग अगर ऊपर चढ़ते तो ये क्रिएचर तो उन्हें मार देते। इसलिए लवाई समझदारी से काम लेते हुए जीप को ऊपर चढ़ने लगते हैं। ये लोग जीप को इसलिए रस्सी से बांध देते हैं ताकि ये दोनों जब जीप में बैठे हों तो इनके दोनों हाथ फ्री हों और वो क्रिएचर्स का मुकाबला कर सकें। क्रिएचर तो इन पर हमला करते हैं और यहाँ इनके बीच एक बड़ी फाइट होती है, लेकिन क्रिएचर तादाद में काफ़ी ज़्यादा थे। यही वजह थी कि वो उन पर हावी आने लगते हैं। यहाँ लवाई के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जीप का पेट्रोल टैंक क्रिएचर्स पर लीक कर देता है, जिससे निकलने वाले पेट्रोल को आग लगाकर इन सभी क्रिएचर्स को जला देता है और आखिर में ये लोग इस जीप की रस्सी काटकर उसे नीचे छोड़ देते हैं, जिससे वो सभी क्रिएचर्स मारे जाते हैं। इस तरह से ये लोग फाइनली ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब इन दोनों को पता चल चुका था कि अगर ये दोनों यहाँ साल भर ड्यूटी कर भी लें तब भी आखिर में इन दोनों को मार ही दिया जाएगा। इसीलिए अब ये दोनों एक बड़ा फैसला करते हैं। अब वो इस जगह की हिफाजत नहीं करेंगे बल्कि इस जगह को तबाह कर देंगे ताकि इनकी तरह कोई दूसरा सोल्जर यहाँ पर ना फंस सके और इस जगह का इस्तेमाल भी गलत ना किया जा सके। ये सब करने के बाद ये दोनों यहाँ से दूर जाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। यहाँ ड्रासा उससे बताती है, मेरे पास फ्रांस में छुपने के लिए एक जगह है, हम वहाँ जाकर शादी करेंगे और आगे की ज़िंदगी वहीं पर गुजारेंगे। लवाई ड्रासा की बात मान जाता है और कहता है, मुझे वापस अपने टावर पर जाना होगा, मैं वहां जाकर टावर में एक बम फिट कर दूंगा और साथ ही असले को भी एक्टिवेट कर दूंगा, जिससे ये पूरी जगह मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। जिसके बाद लवाई रस्सी की मदद से अपने टावर तक पहुंचता है और इसी दौरान लेडी बार्तो लवाई से कांटेक्ट करती है और सवाल करती है, क्या तुम उस खड्डे के अंदर गए थे, क्योंकि किसी ने हमारे कंप्यूटर को ऑन किया है। लवाई यहाँ पर झूठ बोलकर बताता है, नहीं मैं वहाँ नहीं गया था, लेकिन बार तो जानती है कि लवाई झूठ बोल रहा है। उन्होंने सिक्योरिटी कैमराज में सब कुछ देख लिया था कि लवाई और ड्रासा दोनों खड्डे के अंदर गए थे। फिर भी वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अगर तुम नहीं गए थे तो फिर जाहिर सी बात है कि ये सारा काम उस वेस्ट टावर वाले गार्ड का है। तुम एक काम करो कि इस वेस्ट टावर वाले इंसान यानी ड्रासा को मार दो, क्योंकि उसने रूल तोड़ा है। यहाँ लवाई हाँ तो बोल देता है, लेकिन बार्तो को भी पता चल चुका था कि ये उसे नहीं मारेगा और वो समझ चुकी थी कि ये दोनों अब यहाँ से भागने वाले हैं और बाहर जाकर दुनिया को इस जगह के बारे में पूरी तफसील बता देंगे। इसीलिए वो खुद हेलीकॉप्टर में यहाँ पहुँचती है, लेकिन बार्तो के पहुँचने से पहले ही ये दोनों अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे। लवाई टावर से काफ़ी दूर चला जाता है और अपनी लाइफ का सबसे लंबा शॉट लेता है और सीधा इस टावर पर गोली मारता है, जो सीधा नीचे असले से कनेक्ट था, जिससे एक तेज़ सायरन बजने लगता है। अब इनके पास टाइम कम था, ये दोनों तेज़ी से भागने लगते हैं, क्योंकि जब असला फटेगा तो वो 4.2 किलोमीटर के एरिया को तबाह कर देगा। लवाई और ड्रासा दोनों बचते हुए इस जगह से काफ़ी दूर निकल जाते हैं, लेकिन लवाई के पैर में चोट आई थी, जिससे वो तेज़ नहीं भाग सकता था। दूसरी तरफ
ड्रासा को भी ये समझ आ चुका था कि जल्द ही असला ब्लास्ट होने वाला है और बार्तो को भी ये समझ आ चुका था। उसी वक्त असला एक्टिवेट हो जाता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे पूरी खाई तबाह होने लगती है। ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि इसके लिपटें दूर तक फैल गए, जिसमें बार्तो का हेलीकॉप्टर भी इस धमाके की जद में आ गया और वो वहीं मारी जाती है। ड्रासा 4.2 किलोमीटर का फैसला तय कर चुकी थी, इसलिए वो बच गई, लेकिन लवाई इस धमाके की लपेट में आ जाता है और धमाके से होने वाले तेज़ प्रेशर से पानी में जा गिरता है। दूसरी तरफ खाई में सभी क्रिएचर्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ ड्रासा धमाके में जिंदा बच गई थी और वहाँ एक ऊंची जगह पर खड़ी होकर लवाई का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते रात हो जाती है, लेकिन लवाई का कोई अता पता नहीं चलता। वो समझ जाती है कि अब लवाई ज़िंदा नहीं रहा, जिसके बाद यहाँ से कुछ महीने आगे शिफ्ट हो जाती है। ड्रासा लवाई की लिखी हुई शायरी को पढ़ती है। हर एक लफ्ज़ में उसे लवाई की यादें महसूस होती हैं। आंखों में आंसू लिए अब ड्रासा एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए फ्रांस की एक होटल में वेट्रेस की जॉब करती हुई दिखाई देती है। लेकिन फिर अचानक एक दिन ड्रासा के सामने लवाई आकर खड़ा हो जाता है। वो जिंदा था। लवाई को देखकर ड्रासा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और खुशी के मारे दौड़कर लवाई को गले लगा लेती है और इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।